वेलकम। आज हम लोग डिस्कस करते हैं ओम्स लॉ करंट इलेक्ट्रिसिटी में। इससे पहले हम लोग बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग देखते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बेसिकली किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो करता है तो उसके अंदर उसके इंड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है और उस करंट के बीच एक रिलेशन है। ओम्स लॉ एक और फैक्टर पे डिपेंड करता है जिसका नाम है रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में आगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओम्स लॉ का स्टेटमेंट। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर is directly proportional to current passing through it। जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो इसके इंड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस इस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जैसे पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करेगा वैसे ही करंट वेरी करता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर इंक्रीज करता है तो करंट भी इंक्रीज करता है और पोटेंशियल डिफरेंस अगर डिक्रीज करता है तो करंट भी डिक्रीज करेगा। कब है? ये है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड कंडीशन पर है ये ओम्स लॉ। जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होगा तब किसी भी कंडक्टर से जब करंट फ्लो होता है तो उसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे अगर ये कंडक्टर, इससे करंट आई फ्लो करता है और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है अभी वो मान लेते हैं 10 वोल्ट। अगर इसी कंडक्टर से हम लोग इस पोटेंशियल डिफरेंस को 20 वोल्ट कर दें तो इसमें अब जो करंट का वैल्यू है वो भी इंक्रीज करेगा और कितना, वो 2i होगा। पहले i था, अब ये 2i, तो ये इंक्रीज करता है इसके अकॉर्डिंग। अगर हम लोग यहाँ से इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम है r, और r एक कांस्टेंट है, r इक्वल टू कांस्टेंट, और r का नाम है रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस को हम लोग अलग से डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। अभी हम लोग सिर्फ नाम जान लेते हैं। ये R एक रेसिस्टेंस है जो किसी भी कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी ऐसा प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो का अपोज करता है। अगर हम लोग इसमें ओम्स लॉ में पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हम लोगों को इसको जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन मिलता है। स्ट्रेट लाइन क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का जो ग्राफ है वो है स्ट्रेट लाइन है। कुछ कंडक्टर ऐसा है जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है और कुछ ऐसा भी कंडक्टर है जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो ऐसे कंडक्टर को हम लोग बोलते हैं ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, यानी कि V इक्वल टू आई आर को फॉलो करता है। और कुछ ऐसा कंडक्टर है जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, उसको बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। नॉन ओमिक कंडक्टर ये V बराबर आई आर को फॉलो नहीं करता है। इसका एग्जाम्पल, ओमिक कंडक्टर का एग्जाम्पल है मोस्ट ऑफ द मेटल्स। जो भी मेटल है वो मेनली ओमिक कंडक्टर होता है, वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। लेकिन जो नॉन ओमिक कंडक्टर है उसका एग्जांपल है जैसे डायोड बल्ब, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स, ट्रांजिस्टर, ये सब नॉन ओमिक कंडक्टर है, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अब रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या है? रेसिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिससे वो जब करंट फ्लो होता है तो उसका अपोज करता है।
द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस ऑफ ए और कंडक्टर बाय विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस किसी भी कंडक्टर के अंदर एक ऐसा प्रॉपर्टी है, जब इससे करंट फ्लो होगा तो इसका ये अपोज करता है, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है रेसिस्टेंस। लेकिन और अगर बेसिक मीनिंग इसको क्लियर करें और अच्छे से जानने की कोशिश करें तो ये जो रेसिस्टेंस है ये प्रोड्यूस कैसे होता है, ये प्रॉपर्टी आता कहाँ से है इसमें। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक कंडक्टर लेते हैं। कंडक्टर में बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है और फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो जब करंट फ्लो करता है, करंट का फ्लो होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जब मूव करना स्टार्ट करता है उस टाइम में करंट फ्लो करना भी स्टार्ट करता है। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो हम लोग इससे पहले जान चुके हैं, ये कोलाइड करता है पॉजिटिव चार्ज से, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज से कोलाइड करता है, ये जो वाइब्रेटिंग पॉजिटिव चार्ज है इससे जब कोलाइड करता है, इसी प्रॉपर्टी के कारण रेसिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। ये अपोजिशन फ्री इलेक्ट्रॉन के पाथ में जो ये पॉजिटिव चार्ज अपोजिशन के फॉर्म में प्रेजेंट है, इससे इसी के कारण जो ये प्रॉपर्टी है रेसिस्टेंस का ये प्रोड्यूस होगा। तो हम लोग इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, द अपोजिशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन मूविंग फ्री इलेक्ट्रॉन एंड with vibrating positive charge, vibrating positive ion is called resistance। resistance बेसिकली प्रोड्यूस होता है जब फ्री इलेक्ट्रॉन मूविंग फ्री इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन वाइब्रेटिंग पॉजिटिव आयन के साथ कोलाइड करेगा, इसके कारण जो अपोजिशन प्रोड्यूस होता है उसी को हम लोग नाम देते हैं रेसिस्टेंस का। और रेसिस्टेंस का यूनिट है, SI यूनिट ओम। इसका सिंबल हम लोग ऐसे लिखते हैं ओम। ओम्स लॉ से V = IR होता है, V = IR। अगर यहाँ से हम लोग R निकालें तो ये हो जाएगा V/I। V/I का मतलब है, अगर ये वोल्टेज ये पोटेंशियल डिफरेंस और इसका जो यूनिट होगा वो होगा वोल्ट, और ये करंट इसका एम्पियर, और ये जो रेसिस्टेंस है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा वोल्ट पर एम्पियर, और इसी को नाम देते हैं हम लोग ओम का, ओम। तो अगर 1 ओम की बात की जाए, 1 ओम क्या होगा, 1 ओम = 1 ओम का मतलब है जब किसी कंडक्टर से 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के कारण 1 एम्पियर करंट प्रोड्यूस होता है, और 1 एम्पियर करंट प्रोड्यूस होने में जो अपोजिशन जो रेसिस्टेंस प्रोड्यूस होगा वो 1 ओम के बराबर होगा। 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर, 1 ओम = 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। जब किसी कंडक्टर से 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के कारण 1 एम्पियर करंट प्रोड्यूस होता है, और 1 एम्पियर करंट प्रोड्यूस होने में जो रेसिस्टेंस प्रोड्यूस होगा उसी को हम लोग 1 ओम रेसिस्टेंस कहते हैं। अब इसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर है लेंथ। जब किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस निकालते हैं तो वो जो रेसिस्टेंस होगा वो कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि ये रेसिस्टेंस उसके लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे लंबाई इंक्रीज करेगा कंडक्टर का, रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, और अगर लंबाई लेंथ कम होगा तो रेसिस्टेंस भी कम होगा। अगर ये L लेंथ है, अगर L लेंथ का कोई कंडक्टर है जिसका रेसिस्टेंस R है,
और ये कॉपर है, मान लेते हैं कॉपर मेटल है, और दूसरा कॉपर मेटल ही है, और इसका जो लेंथ है वो डबल है, डबल 2L। तो इसका रेसिस्टेंस कितना होगा? तो रेसिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा 2R, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितना लेंथ इंक्रीज करता है उसी रेशियो में उसका रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करता है। दूसरा फैक्टर क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया मीन्स ये किसी कंडक्टर का एरिया है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए से, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये जो रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग घटाते हैं तो रेसिस्टेंस इंक्रीज करता है, ज़्यादा होगा। और यहाँ पे हम लोग और अच्छे से लिख सकते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं πr²। किसी सर्कल का ये रेडियस स्मॉल r, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया अगर होगा तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा πr²। अब यहाँ से हम लोग को ये पता चल सकता है कि ये जो किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया का रेडियस के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेसिस्टेंस। अगर किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया का रेडियस r है और कोई दूसरा मेटल, ये मान लेते हैं कॉपर, ये भी कॉपर, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है 2R। अगर हम लोग इसका रेसिस्टेंस R मानते हैं और तो इसका रेसिस्टेंस क्या होगा? तो इसका रेसिस्टेंस हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शन रेडियस के, तो अगर ये R है और ये डबल होता है तो डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2R का होल स्क्वायर। R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/4R²। अगर हम लोग इस 4 को इधर करते हैं तो ये हो जाएगा 4R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R²। यानी कि ये जो रेसिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? वो 4 टाइम्स हो जाएगा पहले वाले के। तो पहले वाला रेसिस्टेंस अगर R है तो बाद वाला रेसिस्टेंस अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया का डबल करते हैं, यानी कि रेडियस डबल करते हैं, तब जो रेसिस्टेंस है वो 4 गुना इंक्रीज करता है, 4 टाइम्स, क्योंकि एरिया में स्क्वायर है इसलिए 4 टाइम्स इंक्रीज करता है, और इसी रेशियो में घटेगा भी। तीसरा प्रॉपर्टी है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर का जो मटेरियल का नेचर है, मटेरियल किस सब्सटेंस से मिलके बना है, किस एटम से बना है, उस पे डिपेंड करता है रेसिस्टेंस। और इसमें हम लोग बात करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन की। फ्री इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होगा रेसिस्टेंस उतना कम होगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन कम होगा रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। यानी कि जैसे अगर इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर का जो रेसिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होता है, इंसुलेटर का रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम अमाउंट में। फोर्थ फैक्टर है टेम्परेचर। जब किसी कंडक्टर को हम लोग हीट करते हैं, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो ये जो रेसिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होगा। यानी कि रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसको अगर और अच्छे से समझा जाए तो हम लोगों को इससे पहले एक टर्म के बारे में याद आएगा। जैसे एक टर्म है रिलैक्सेशन टाइम मीन्स जब फ्री इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता है तो एक कोलिजन में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण ये फ्री इलेक्ट्रॉन ये कोलाइड करेगा। टेम्परेचर ये जो टाइम है, इस एक कोलिजन के बीच का जो टाइम है इसी को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये जो रिलैक्सेशन टाइम है वो घट जाता है।
रिलैक्सेशन टाइम को हम लोग टॉ से डिनोट करते हैं, तो ये जो टॉ है, टॉ ये घट जाएगा। तो इसका मतलब अब कॉलिजन बहुत फास्ट होगा। कॉलिजन जब बहुत फास्ट होगा तो रेसिस्टेंस ये अपोजिशन ज़्यादा होगा, और अपोजिशन ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। इसलिए ये टेम्परेचर बढ़ने से किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस इंक्रीज करता है। अगर इसको हम लोग कोलाइड करें, कंक्लूजन निकालें, तो हम लोगों को यहाँ से एक चीज़ दिखाई दे रहा है, वो ये कि रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। रेसिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर यहाँ से हम लोग ये प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम है रॉ। ये रॉ, इसका नाम है रॉ, और इसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। और यहाँ से हम लोगों को फॉर्मूला मिलेगा रेसिस्टेंस का, R इक्वल टू रॉ L बाय A। अब इसके बाद हम लोगों को देखना है इस रेसिस्टिविटी के बारे में। रेसिस्टिविटी रॉ